नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, जो हमें राज्यसभा से संबंधित अपडेट देंगे, और लोकसभा से जुड़ी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय जी, आपका स्वागत है। आज के एजेंडे को लेकर जो है क्या कुछ खास रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन। लोकसभा की कार्यसूची में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना सूचीबद्ध। शुक्रवार होने के नाते आज दोनों ही सदनों में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यसूची में शामिल कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए होने वाले हैं पेश। साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से विभिन्न मुद्दों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं कल सदन में क्या कुछ खास रहा, रिकैप के जरिए। कल बजट सत्र का तीसरा दिन था। दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के चलते नहीं चल पाए दोनों ही सदन। लोकसभा में अध्यक्ष ने जाम्बिया गणराज्य की स्पीकर के भारत में स्वागत की घोषणा की। राज्यसभा में दिवंगत पूर्व सांसद शांति भूषण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीधा रुख करते हैं अमरेंद्र गुप्ता का। संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। लोकसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है अमरेंद्र? चौथा दिन है बजट सत्र के पहले चरण का। कल तो सदन की कार्रवाई बाधित रही, आज क्या संभावना देखते हैं? प्रतिबिंब, देखिए, बजट सत्र का ये चौथा दिन है और कामकाज के लिहाज से खासा अहम इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे होने के नाते प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं। इसके अलावा प्रश्नकाल भी लगा हुआ है। ये तो कुल मिला के आज और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। ये तो आज का एक एजेंडा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको कल की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। प्रतिबिंब, लोकतंत्र में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी दूसरे गणराज्य के जो प्रतिनिधि मंडल है वो लोकसभा में बैठा होता है और उनका लोकसभा अध्यक्ष जब स्वागत करते हैं उसके जस्ट कुछ सेकंड बाद ही पूरा का पूरा विपक्ष बेल में आ जाता है और विरोध और हंगामा करने लगता है। और हंगामा भी प्रतिबिंब उस बात पे जब किसी प्राइवेट कंपनी की बात को लेके संसद में उठाने की मांग ये पूरा विपक्ष पुरजोर तरीके से करता है। काफी सारे सांसदों ने, जो लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस बात की भर्त्सना की है कि कम से कम सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सत्ता पक्ष विपक्ष को विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन कुछ मौकों, जो कुछ खास मौके होते हैं जब दूसरे गणराज्य जाम्बिया का एक प्रतिनिधि मंडल लोकसभा की विशिष्ट दीर्घा में बैठा हुआ है और लोकसभा अध्यक्ष बाकायदा उनका स्वागत कर रहे थे, उस टाइम पूरा सदन मेज थपथपाकर उस डेलीगेशन का स्वागत कर रहा था, लेकिन उसके जस्ट कुछ सेकंड बाद ही तस्वीर दूसरी हो जाती है। और ये कार्रवाई देखिए, प्रश्नकाल कल, उसके बाद प्रश्नकाल के लिए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नहीं, सबसे पहले प्रश्नकाल लेते हैं, प्रश्नकाल बहुत अहम है, हम आपकी बात को सुनेंगे, आपकी जो भी बातें हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। प्रश्नकाल के लिए उन्होंने पहला नाम भी पुकारा, पूनम मैडम खड़ी भी होती हैं, लेकिन पूरा विपक्ष लगातार उस प्राइवेट कंपनी का हवाला देते हुए बेल तक आ जाता है, हंगामा करता रहता है। बहुत समझाने का प्रयास लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया गया, लेकिन जब विपक्ष शांत नहीं हुआ तो उन्होंने कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। फिर पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल 2 बजे आया। 2:05 तक अगर आपने कल का पूरा लोकसभा की कार्रवाई देखी होगी तो एक बड़ा विचित्र माहौल था।
किसी तरह पीठासीन अधिकारी समझाते रहे। उन्होंने कहा कि जो प्रतिवेदन है, जो बिजनेस है, उस पर हम बात करेंगे पहले, और वो 5 मिनट तक वो कार्रवाई संपन्न हुई। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खड़े हुए। उन्होंने बाकायदा कहा कि बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है जब पहली बार लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। चूंकि ये प्रथम मौका था जब उन्होंने ज्वाइंट सेशन, इससे पहले राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया और पहली बार उस पर धन्यवाद प्रस्ताव करना है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने रचनात्मक सुझाव भेजिए, हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं, हम अब आपकी हर बात भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन प्रतिबिंब जो लोकसभा की एक तस्वीर जनता देखना चाहती उससे विपरीत थी। दूसरी एक अहम बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पार्लियामेंट में आपके सामने इस समय खड़ा हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठ के आज पूरे दिन भर की जो विपक्ष की रणनीति है उस पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ बजट पर ब्रीफ कर रही हैं हमारे संसद भवन परिसर के बालयोगी में। तो ये दो अपडेट हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो हुआ वो आज नहीं होना चाहिए और विपक्ष को समझना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से जुड़ा हुआ लोकतंत्र का ये मुद्दा है। हर सांसद कुछ ना कुछ, चाहे वो पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, अपनी बात रखने आते हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। कम से कम प्रश्नकाल तक तो इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया संसद भवन में नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तस्वीर कुछ अलग होगी। प्रतिबिंब जी जी, दो माननीय सांसद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मलूक नागर जी भी जुड़ गए हैं। मलूक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मेरे जो सहयोगी बता रहे थे कि तस्वीर ऐसी थी कि जाम्बिया का एक प्रतिनिधि मंडल सदन के भीतर बैठा था और सदन के भीतर उनके बैठे बैठे ही हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई। क्या इस तरीके की तस्वीरें जाती हैं, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं हैं भारत के लोकतंत्र से, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और माना जाता है कि यह मजबूत भी है, और अलग अलग देशों के संसदीय प्रतिनिधि और अन्य प्रतिनिधि आते हैं और यहाँ की कार्रवाई देखना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ का लोकतंत्र चलता है या फिर संसदीय व्यवस्था कार्य करती है। लेकिन ऐसे में इस तरीके का हंगामा होना कितना सही है, कितना वाजिब है? मलूक जी, देखिए, बहुत अच्छी बात कही है, पूछी है आपने। जहाँ एक तरफ पूरे संसार में भारत की तरफ लोग देख रहे हैं और जहाँ इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और एक नंबर की तरफ बढ़ती जा रही है, वहाँ विदेश का एक प्रतिनिधिमंडल संसद में बैठा हुआ हो और हमारे देश की छवि ऐसी हो कि इनके देश में चर्चा के बजाय हाय हुल्ला होता है और संसद चलने नहीं दी जाती, तो ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और विरोध हम भी कर रहे थे, कुछ चीज़ें हम भी चाहते थे, पर हम अपनी कुर्सियों पे अपनी वहाँ पे खड़े हुए थे। लेकिन अंदर जाके इतना हाय हुल्ला करना कि संसद चल ना पाए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम सांसद जितने भी पूरे देश में चुनाव लड़के आते हैं, करीब करीब 20 लाख के करीब लोग हमें चुनते हैं, जिनमें से वो अपनी ताकत हमको अधिकृत करके संसद में भेजते हैं, जाओ हमारे देश के लिए और हम लोगों के लिए आप संसद में चर्चा करो। तो हम तो इस पक्षधर हैं कि चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को अपनी बात की मांग जरूर करनी चाहिए, और सरकार की भी जिम्मेदारी बैठती है कि वो इस माहौल में तालमेल बैठा के लेके जाएं जिससे चर्चा हो सके और हम सांसद अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। और बस अब खत्म कर रहा हूँ, देश के सामने एक एक बात संसद में हो, देश के लोग देखें और देश के लोग फिर आइडिया लगाएं कि कौन सही है कौन सही है गलत है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये उन लोगों का जो लोग चुन के भेजते हैं मौलिक अधिकारों का हनन है, और हम सांसदों के भी जो हम लोग चर्चा करना चाहते हैं हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन है। 15 दिन पहले पूरी स्टडी चालू हो जाती है और यहाँ आके कुछ बोलने का, बातचीत करने का, बहस का मिलता नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी जी, कार्तिकेय शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कार्तिकेय जी, जैसा कि मुझे पता है कि आज आपका एक प्रश्न भी लगा है, निजी तौर पर सांसद का कितना नुकसान होता है, या फिर कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र की जनता का कितना नुकसान होता है कि आपको एक बहुत ही मुश्किल से एक समय आता है, आपका प्रश्न सूचीबद्ध होता है, लेकिन जब समय आता है उसका पूछने का, सदन की कार्रवाई ना चल रही हो, तो क्या बीतती है
एक जनप्रतिनिधि के दिल पर। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे कार्यकाल को शुरू हुए अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और मेरी तीसरा सत्र है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुझे अभी तक अपनी मेडन स्पीच करने का मौका नहीं मिला। आज मेरा एक प्रश्न लगा है और बहुत ही प्रयास करने के बाद, बहुत तैयारी करने के बाद एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसके तहत प्रश्न चिन्हित किए जाते हैं और आते हैं। उस पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब आपका प्रश्न लगता है और आप प्रश्न अपना नहीं पूछ पाते क्योंकि संसद नहीं चल पाता है इन कारणों की वजह से, तो ये एक क्षति पहुंचती है एक सांसद के तौर पर भी और जो जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनके तौर पर भी, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व है लोगों की आवाज़ उठाना संसद के अंदर। मैं एक नया सांसद हूँ और मैं पिछले 6 महीने से ये प्रक्रिया देख रहा हूँ और मुझे सबसे जो चीज़ आश्चर्यजनक लगती है और दुर्भाग्यपूर्ण लगती है वह ये है कि क्या हम लोग जिस दायित्व के लिए हमें चुन के भेजा गया है, अगर हम अपना वो काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग संसद के अंदर अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, हम लोगों की बात कैसे रखेंगे। आज मेरा एक सवाल लगा है जो कि एक CSC सेंटर्स के ऊपर लगा है, जो कि गांव और ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटल इंटीग्रेशन की बात लेकर, बैंकिंग सिस्टम की बात लेकर, आधार की बात लेकर उन सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं उम्मीद करता था कि ये विषय अगर आएगा सदन के पटल पर तो इसका फ़ायदा मिलेगा ताकि इसके अंदर चर्चा हो सके, इन विषयों के ऊपर जानकारी मिल सके उन लोगों को भी जिनको इसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जी, और बजट सत्र के चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 6 फरवरी 2023 से आरंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी 2 फरवरी 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। इसके अलावा सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का होना भी सुनिश्चित है। जी हां, संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सूचीबद्ध है। कितना महत्वपूर्ण होता है मलूक जी, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है फिर उसके अगले दिन बजट पेश किया जाता है और उसके पश्चात समय मिलता है तमाम सांसदों को इस जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का। क्या ये अवसर इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके लिए सांसद अन्य विषयों को थोड़ा सा दरकिनार कर दें और ये चर्चा पूरी होने दें और जो अन्य विषय हैं उसके बाद सदन के सामने रखें? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ख़ास करके जो मेरे साथी बैठे हैं इनके लिए ये पहली बार बोलने का मौका था, इन्होंने गंवाया और इनकी बड़ी दिल की इच्छा होगी कि एक दिन संसद में पहुंचूंगा और जाके अपनी बात रखूंगा। और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा पहली बार जो ST समाज से आते हैं, पहली बार ये कलेक्टिव सेशन हुआ और उसके बाद इस पे चर्चा होनी थी और चर्चा ना हो, ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और बजट पर देश के किसी भी हिस्से के, देश के किसी भी प्रदेश के, देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी कोने की कोई भी दिक्कत अगर है, इस चीज़ पर उसको साथ में मेंशन करके कहा जा सकता है, जिस पे सरकार संज्ञान में लेती है। यानी कि देश हित और जनहित और सारी चीज़ों को मिलाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कल का और आज का भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये जिम्मेदारी सरकार की भी और विपक्ष की भी बैठती है कि किस तरीके से तालमेल बैठा करके और देश की जो टैक्स पेयर हैं उनकी गाढ़ी कमाई के पैसा जो खर्च होता है वो बेकार ना जाए। करोड़ों रुपए रोज खर्च होता है और देश के लिए उसमें काम हो, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजलूमों के लिए, देश हित और जनहित में काम
ज़रूर होना चाहिए, और जो लोग चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकारों का और हम सांसद के मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। ये दोनों पक्ष और विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लेकिन ये एक बात महत्वपूर्ण ये भी होती है कि संवेद स्वर में विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने इस बात को स्वीकार किया था कि सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा। प्रश्नकाल हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग नियमों के तहत चर्चा की मांग विपक्ष के माननीय सांसद कर सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से प्रश्नकाल भी बाधित हो रहा है। ये कितना चिंता का विषय है? देखिए, कल मैं पूरी तैयारी करके गया था और जो पहला प्रश्न लगा था वो देश में जल से संबंधित था। कहीं पे सूखा होता है, कहीं पे बाढ़ आती है, और हमारा बिजनौर लोकसभा जहाँ से मैं आता हूँ वो पांचों विधानसभा गंगा के किनारे होती है, उनमें बाढ़ आती है, बहुत लोग परेशान होते हैं। तो मेरा प्रश्न था उस पर कि देश में पूरे में जो माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जो स्कीम थी कि कहीं पे बाढ़ आ रही है और कहीं पे सूखा हो रहा है, कैसे उनको जोड़ा जाए, जहाँ सूखा उनको पानी मिल जाए और जहाँ बाढ़ है उन बाढ़ से वो लोग परेशान ना हो। लेकिन मेरा प्रश्न भी और मेरा सोच भी सब इस हंगामे में बलि चढ़ गया कि बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो बहुत ज़रूरी था देश हित और जनहित में कल के भी और आज भी बहुत ज़रूरी हैं देश हित में सारे प्रश्न आज भी। तो मेरे हिसाब से तालमेल बैठा के पक्ष और विपक्ष को किसी तरह भी संसद को चलाना चाहिए। जी जी जी। कार्तिक के शर्मा जी, ये लोकसभा के माननीय सांसदों के सामने एक चुनौती रहती है, एक परेशानी भी होती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी होती है। ऐसी चुनौती राज्यसभा सांसद के सामने नहीं है, फिर भी कम से कम एक सांसद होने के नाते वो जनता की आवाज़ को अपने प्रश्न के माध्यम से रखना चाहता है। जब नहीं रख पाता है तो इसका निराकरण निकालने के लिए क्या सांसदों को निजी तौर पर भी एक बैठक करनी चाहिए कि भाई जब तय हुआ है प्रश्नकाल बाधित ना हो तो कम से कम प्रश्नकाल तो चलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि निजी तौर पर, सीधे तौर पर सरोकार रखता है प्रश्नकाल और शून्यकाल आम जनता से। देखिए, प्रश्नकाल और शून्यकाल के अंदर हर सांसद का दायित्व है कि वो अपनी बात उठा के रखे, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के। राज्यसभा के सांसदों को भी इनडायरेक्टली एमएलएज वोट करते हैं, जिनको जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो लोगों की बात रखें, अपने राज्य की बात रखें, लोगों से संबंधित बात रखें। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी विशेष को या सत्ता या विपक्ष की बात नहीं है, इन विषयों के ऊपर, प्रश्नकाल के ऊपर, और जो ये जो समय हमें मिलता है लोगों के लिए, इसके लिए हमारे को राजनीति से ऊपर उठकर और पक्ष विपक्ष के ऊपर से ऊपर उठकर एक सांसद के तौर पर अपना काम करना चाहिए। अपनी कर्म भूमि के लिए जस्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ दायित्व नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम लोगों की बात उठाएं। अब जैसे कि वरिष्ठ सहयोगी हैं मलुक जी, उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोगों का जो दायित्व है, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे स्टेट से रिलेटेड हो या पूरे देश से रिलेटेड हो। अब जो मेरा सवाल आज लगा था CSC सेंटर्स के ऊपर कंप्यूटर, इसका इम्पैक्ट हर गांव में, देश के लाखों गांवों में पड़ता है कि किस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बना है, जो नई पॉलिसीज़ बनी हैं, चाहे वो आधार कार्ड बनवाने की सुविधा हो, चाहे कोई भी डिजिटल इंटीग्रेशन पेमेंट सिस्टम की सुविधा हो, उसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीका है उसको गांव देहात तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि वो डिजिटल इंटीग्रेशन कर सकें और उसका फ़ायदा उठा के उसका अपना काम करा सके, आगे बढ़ सके। तो इसकी ऐसी कई मुद्दे हैं जिनको हमारे को उठाना है और हमारा ये दायित्व बनता है। साथ साथ मुझे लगता है विपक्ष को भी, और कहीं ना कहीं जब हम लोग आपस में मिलके बात करते हैं तो विपक्ष भी ये बात बोलता है। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट सांसद हूँ, मलुक जागर जी भी विपक्ष से आते हैं, तो ये बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, ये बात है सांसदों के अधिकार की और लोगों के अधिकार की। तो इसके लिए मुझे लगता है हम सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत भी एक तय करना चाहिए कि कम से कम क्वेश्चन आवर और 0 आवर के तहत हमारे को ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपनी बात सदन के पटल पे रख सकें। जी हाँ, कम से कम समय मिलना चाहिए तमाम सांसदों को, जिससे अपनी बात और अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए सरोकार भी
सदन के भीतर रख सकें। अब एक नज़र डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान कई अहम निजी विधेयक पेश होंगे। सदन में इस दौरान कुल 37 निजी विधेयक पेश किए जाने के लिए और 6 निजी विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, 2 माननीय सांसद हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि ये तय हो चुका है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी बाधित होता है और बहुत मुश्किल से किसी सांसद का प्रश्न सूचीबद्ध होता है और अगर हंगामे की वजह से वो प्रश्न नहीं पूछ पाता तो उनका निजी तौर पर नुकसान तो होता ही है, उनकी क्षेत्र की जनता या फिर जिन लोगों से जुड़े हुए प्रश्न को वो उठा रहे हैं उनका नुकसान भी होता है। निश्चित तौर पे प्रतिबिंब में यह बात बार बार कहने की है और हर बार याद दिलाने की है कि जिस तरीके से संसद में सदन पे बार बार ये तय होता है कि प्रश्नकाल या शून्यकाल या किसी भी काल को बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि खास तौर पे प्रश्नकाल और शून्यकाल जो हैं वो ये माने जाते हैं कि सीधे सरकार की वहाँ जिम्मेदारी तय होती है। जब प्रश्नकाल में सीधे सरकार के मंत्री आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो उस समय उनका उत्तरदायित्व तो बनता है और उनकी उस जिम्मेदारी का उपयोग करना सांसदों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर होता है। लेकिन ये भी कई बार सदन में बाधित होने के चलते ये बाधित होता है और यह भी देखने में मिला है प्रतिबिंब की जो परंपरा बन गई है सदन की कि सदन सार्वभौम होता है। चाहे आप नियम जो भी बना लें, चाहे आप पहले जो भी तय कर लें, यहाँ तक कि आप थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले भी जो भी तय कर ले, चैम्बर में भी तय कर ले, लेकिन जब सदन में आते हैं तो उस समय कुछ और माहौल हो जाता है। उस समय विपक्ष अपनी रणनीति के हिसाब से करता है, सत्ता पक्ष अपनी रणनीति के हिसाब से करता है और आज जो बीच के जो पार्टियां हैं वो कई बार अपने आप को सैंडविच फील करती हैं। तो ऐसा ही नज़ारा बार बार संसद के हर सत्र में देखने को मिलता है। और आज भी मैं बताऊं प्रतिबिंब की आज भी जो स्थिति यही है कि आज तकरीबन 14 करीब एडजॉर्नमेंट मोशन आए हैं आज राज्यसभा में, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एडजॉर्नमेंट मोशन है 2667 नियम के तहत, जिन्होंने कार्य स्थगन की मांग की है। तो निश्चित तौर पे यह देखना बहुत ही रोचक होगा कि सभापति इस पे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से पिछले दिनों से नियमन दिए जा रहे हैं, लगता यही है कि ये स्वीकार्य नहीं होंगे। और जो विपक्ष की रणनीति दिख रही है, आज भी बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, राज्यसभा के जो फ्लोर लीडर से विपक्ष के वो आए थे और जो लग रहा है कि वो सदन को आज भी सुबह बाधित करेंगे। अब निश्चित तौर पे रोचक ये होगा देखना कि 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद जब प्राइवेट मेंबर्स बिल है तो प्राइवेट मेंबर्स बिल पे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि माना यह जाता है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल के समय जो सभी पार्टियों के जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पर डिस्कशन हो या जो भी रेजोल्यूशन उस पर डिस्कशन हो। तो यह थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें रिलैक्सेशन विपक्ष देने की स्थिति में है या नहीं है। और जहाँ तक शून्यकाल की बात है प्रतिबिंब, तो मैं बताऊं कि 15 शून्यकाल के मामले दर्ज किए गए हैं जिसके कि सांसद पढ़ेंगे। इसमें कि कांग्रेस के भी हैं, इसमें बीजेपी के भी हैं, इसमें सीपीआई सीपीएम के भी हैं, सभी दलों के सांसदों का शून्यकाल का सवाल है। अब देखना है कि वो किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जी, और हम निजी विधेयक की भी बात करेंगे। फिलहाल जो 2 माननीय सांसद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो कुछ आपने कहा उस पर प्रतिक्रिया लें, उससे पहले एक जिसका जिक्र कर भी चुके हैं हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, माननीय राज्यसभा सांसद। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान आज वो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। आपने इसका जिक्र तो किया है कार्तिकेय जी, लेकिन जब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न नहीं सामने आ पाता तो उसको लेकर कुछ विकल्प दिमाग में भी आते हैं क्या किसी सांसद के, या फिर आपके जहन में कुछ चलता है कि प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, उसका उत्तर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो क्या कुछ किया जाएगा आपकी तरफ से?
देखिए, जब स्टार्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप जानकारी सरकार से डिटेल में पा सकते हैं, आप फॉलो ऑन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसको आपको दोबारा से उसको पूछने का मौका मिलता है कि उससे एसोसिएटेड मैटर का पूछने का मौका मिलता है। नहीं तो आप रिटर्न में क्वेश्चन दे सकते हैं जहां सरकार जवाब दे देती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में मैं जिस स्टैंडिंग कमेटी में हूँ आईटी और टेलीकॉम की, उसके अंदर हमने सीएससी सेंटर्स का विजिट करने गए थे पुणे और कुछ जगहों पर। तो कई त्रुटियां निकल के आई और ऐसी कई जानकारी निकल के आई जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कि हमारे देश के हर गांव को इफेक्ट करता है, लाखों गांव को करता है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है साथ साथ। तो ये सुविधाएं जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए नीतियां बनाई हैं, उन तक अपने चीज़ें कार्यान्वित करने के लिए पॉलिसीज़ जो बनी हैं, उनका फ़ायदा लाभ उठाने के लिए ये सीएससी सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि ये हर गांव तक पहुंचेंगे, हर गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है। अब इसके अंदर अगर कुछ त्रुटियां निकल के सामने आ रही हैं जिनके ऊपर हम सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि सरकार उसकी उन त्रुटियों को किस तरह से ठीक कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका, बहुत अच्छा मौका था उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, उन चीज़ों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए जो जानकारी प्रत्यक्ष तौर से मेरे सामने आई है, और मैं इस सदन के पटल पे रखना चाहता हूँ लोगों के भले के लिए, ताकि हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं जो इससे वंचित रह गए हैं, या जो विषय ऐसे हैं जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक विषय है, जहाँ पर जिन गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ ये सुविधाएँ कैसे मिलेंगी, उनको इसका लाभ कैसे मिलेगा और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ये महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी क्षति सीधे आम आदमी को मिलती है और एक ग्रामीण इलाके के आम आदमी को मिलती है। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको छोटी राजनीति से और इस राजनीतिक मानसिकता से ऊपर उठकर लोगों के लिए जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम संसद में बैठे हैं, जो हमारा अधिकार भी है और जो हमारे जिस चीज के लिए हमारे को चुन के भेजा कर्तव्य भी है, कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। मनुक जी, यहाँ पर एक बात और सामने आई है जो मेरे सहयोगी ने इस बात का जिक्र भी किया। विपक्ष के माननीय सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे खरगे साहब, उसके अलावा उन्होंने मांग की है अर्जेंट मोशन की। अर्जेंट मोशन जो है वो विवेक अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में आता है सभापति के, लेकिन ये भी जो है अछूता रह सकता है कहीं ना कहीं प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल को तो चलने दिया जा सकता है इसके बावजूद भी। देखिए, उनको सीधा बोलना चाहिए कि हम चर्चा चाहते हैं देश को मजबूत करने के लिए, और जो देश में घटनाएं ताजी घटी हैं पिछले 10 दिन में अडानी से संबंधित, या बजट पे हम बोलना चाहते हैं, इस पे जोर देना चाहिए। एडजन कराने के लिए क्यों नोटिस दे रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर की बात है। जी जी, अगर बात करें अभी हमारे साथी जी जो शर्मा जी बैठे हुए हैं, इनके परिवार ऐसा रहा है जिनकी पूरे हरियाणा में उनके विधायक रहते हुए याद करते हैं शर्मा जी, और वो स्पीकर रहे हैं, और ऐतिहासिक टर्नओवर रहा है उनकी स्पीकरशिप में रहने का। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड। पिछले दिनों हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टैंडिंग कमेटी का टूर गया। हमने माननीय चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आसाम, माननीय चीफ जस्टिस त्रिपुरा को बुलाया, और शक्तिशाली कैसे हो देश का कानून का पक्ष और लोगों को न्याय ज़्यादा कैसे मिले, इस पे सुशील मोदी जी की चेयरमैनशिप में हम लोग वहाँ पूरा स्टडी करने के लिए और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए गए। तो वहाँ निकल कर के आया कि जो स्टेट है वो अपना हिस्सा नहीं दे रहा, और वहाँ पे जजों को बैठने की जगह नहीं है, जजों को रहने के लिए कमरे नहीं है, तो उन पे चर्चा हो सकती थी, पार्लियामेंट में उठा सकते थे। फिर एक दिन हम बॉर्डर पे गए जो त्रिपुरा में, और जो अगरतला कस्बा जहाँ बॉर्डर पे गए, तो वहाँ हमारे सारे जो देश की एजेंसीज के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ मीटिंग की कि शक्तिशाली कैसे बनाए अपने बॉर्डर को। तो वहाँ चीज़ निकल के आई कि बांग्लादेश से 600 के करीब ट्रक एक दिन में जाते हैं और उनमें 2 या 3 मिनट लगती हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो एक सड़क के बजाय 5 या 6 सड़क करें और स्टाफ बढ़ाएं,
जिससे एक ट्रक को चेक करने में कम से कम 10 मिनट लगें, जिससे कोई भी चीज़ हमारे देश में अंदर ना आ सके या हमारे देश की चीज़ बाहर ना जा सके। तो इन दोनों मुद्दों पे मुझे पार्लियामेंट में बोलना था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। या तो एडजर्न करने के लिए जो अभी आपने बताया कांग्रेसी लेकर के आ रहे, अरे एडजर्न क्यों कराते हो? चर्चा के लिए बात करो, तालमेल बैठाओ, सरकार से तालमेल बैठाओ। सरकार की भी जिम्मेदारी बैठती है तालमेल बैठा के सदन में चर्चा हो, और ताकि पूरा देश देख सके कहाँ पे किसकी कमी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी, और भले ही संसद के भीतर आपको ये प्रश्न उठाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन संसद में आज कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। लोकसभा की कार्यसूची में गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल है। एक नज़र लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी विधेयकों पर। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2019 की धारा 20K का संशोधन आदि पेश करेंगे। सांसद राकेश सिंह भारत का उच्चतम न्यायालय जबलपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक 2020 भी पेश करने वाले हैं। सांसद हेमंत पाटिल दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2019 धारा 451 का संशोधन पेश करेंगे। सांसद जसबीर सिंह प्लास्टिक विनिर्माण विनियमन विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद सुथिरुन वुक्कर रास बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 पेश करने वाले हैं। इसके अलावा सदन में और भी कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी सूचीबद्ध हैं, उन पर भी डाल लेते हैं एक नजर। बीजेपी सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी की ओर से पेश लोकसभा प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 29 क का अंत स्थापना पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था, वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव रखेंगे। बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह समान सिविल संहिता विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। आरएसपी सांसद मनोज किशोर भाई कोटक माफ कीजिएगा, बीजेपी के सांसद मनोज किशोर भाई कोटक मानसिक विबंधित बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक सुगंध बोर्ड विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। विधेयक बीजेपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन माफ कीजिएगा एनके प्रेमचंद्रन जी विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 धारा 12 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद शशि थरूर कानूनी कार्रवाई के बिना दंड देने से संरक्षण विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। अमरिंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि अमरिंद्र आपने शुरुआत में बताया था, निजी विधेयक का दिन है, कितना महत्वपूर्ण होता है, कौन से निजी विधेयक आपको लगता है कि सरकार या तो उसको अडॉप्ट कर सकती है या फिर सदन का भी समर्थन उन निजी विधेयकों को मिल सकता है? प्रतिबिंब बहुत ही अहम दिन होता है अगर बात करूं मैं शुक्रवार की, तो क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर माननीय सदस्य चाहते हैं कि भले ही वो उनका जो बिल है वो बिल की संज्ञा में ना आए, लेकिन उस पर चर्चा हो जाए। क्योंकि अभी आप स्टूडियो में सुन रहे थे, मल्लुक नागर जी बीएसपी से सांसद हैं, विपक्ष की बात कर रहे थे, लेकिन उनके कहीं ना कहीं एक ये तकलीफ जरूर उनको झलक मैंने देखी और मैंने सुना कि विपक्षी भी चाहते, विपक्ष के सांसद माननीय सांसद भी चाहते हैं कि वो जनता से चुनकर आए, उनकी बात को रखने का मौका मिले। तो आज कई अहम ऐसे बिंदु पर चर्चा होनी इस प्राइवेट मेंबर बिल के तहत जो बहुत अहम माने जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि तुकाराम श्रृंगारे साहब पिछले काफ़ी समय से मैं लगभग कई सेशन में मैं देख चुका हूं, प्राथमिक विद्यालयों में संस्कृत की अनिवार्य मांग को लेकर अपनी बात रखते आए हैं और उनका
आज भी प्राइवेट मेंबर बिल में लिस्टेड है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, डॉक्टर राम शंकर कठेरिया साहब पुरातन और जो ये आपके टूरिज्म से जुड़े हुए मामले हैं, जो स्मारक हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक विधेयक रखना चाहते हैं। तो कई अहम ऐसे विधेयक है। एक प्लास्टिक से जुड़े हुए, जो भारत में प्लास्टिक बैन और जो प्लास्टिक से रीयूज वाली चीज़ें हैं, उस पर भी एक विधेयक है। तो कई अहम विधेयक हैं जिस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि कई ऐसे सांसद पक्ष और विपक्ष के प्रतिबिंब वो न सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल रख रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन आवर भी उनका लगा हुआ है और 0 आवर में भी उनके नाम हैं। आज 20 लोगों की जो लिस्ट है उसमें 0 आवर में कई माननीय सदस्य, जिसमें डॉक्टर रामशंकर कठेरिया साहब न सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल रख रहे हैं, बल्कि उनका नाम 0 आवर के लिए भी है। तो कई सारे मुद्दे आज अहम हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। एक ऐतिहासिक और अहम दिन माना जा सकता है और मैं कहता हूं कि जब प्रारंभ भले ही अच्छा ना हो, लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए। और आज चूंकि इस सप्ताह का आखिरी दिन है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज अच्छी चर्चा देखने को मिले। माननीय राष्ट्रपति, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। अमरेंद्र, आपने जानकारी उपलब्ध करवाई, अपडेट किया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। निजी विधेयक की बात चल रही थी मलूक जी, कितना महत्वपूर्ण होता है निजी विधेयक, क्योंकि आमतौर पर निजी विधेयक रखे तो जाते हैं माननीय सांसद के द्वारा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता। अगर होता है तो ज़्यादातर सरकार को पसंद आ जाता है वो, तो वो एडॉप्ट ले लिया जाता है और सरकार की तरफ से फिर वो आगे जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सरकार अपने हिसाब से सभी बिलों में लेके जो आती हैं, जो अमेंडमेंट करने होते हैं, अपने हिसाब से जो उनको शूट करते हैं वो करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल, जो एक पक्ष का भी और विपक्ष का भी, कोई भी सदस्य अगर ये सोचता है कि ये देश के लिए ज़रूरी है, वो अपना बिल लेके आता है और उसको चर्चा होती है सदन में, तो बहुत ही एक नई चीज़ निकल के आती है और सरकार ज़्यादातर उसमें से अडॉप्ट कर लेती है। और सरकार को लगता है ये चीज़ हमसे छुटी है, हमें करनी चाहिए, तो सरकार करती है। जैसे मेरे पिछले प्राइवेट 3 बिल काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक में अगर रास्ते में एक्सीडेंट में जाते हुए अगर परिवार के मुख्य लोग का स्वर्गवास हो जाए, तो उनके घर में जो आश्रित लोग हैं उनका क्या हो, इस पे प्राइवेट बिल में लेके आया। दूसरा, किसान की फसल अगर नष्ट हो जाए, कोई आपदा आ जाए और उनके घर में बिल्कुल किसी तरह भी रोजी और रोटी का सवाल आ जाए और बीमारी पे ऐसी स्थिति आ जाए कि उन पर पैसे ना हो इलाज के लिए, तो उनका क्या हो, इस पे मेरा एक प्राइवेट बिल था। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए। 1953-54 में ये जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वो लेकर के आए थे इस बिल को। और 55 में बाबा अंबेडकर नहीं, उन्होंने स्टेज से मांग की थी, स्टेज से। खुराना साहब ने? हाँ, नहीं, खुराना साहब नहीं, वो जो पहले ब्रह्मपाल चौधरी ब्रह्मपाल जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे 53-54 में, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में मांग की। वो तो हम सब मैं पूरी कर रहा हूँ। सब ये बहुत बहुत जरूरी है। नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने सारे निजी विधेयक लेके आए, लेकिन उनका सिला क्या हुआ? सर, मैं इसको कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 53-54 में चौधरी ब्रह्म, कुछ और चीजें सर ये बस इसको कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। 53-54 में स्टेज पे उन्होंने कहा, 1955 में बाबा अंबेडकर साहब ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा, 89 में केसी त्यागी जी एक चिट्ठी लिखी और 2012 में कुमारी बहन मायावती ने प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। और 2020-21 में ये सदन में मैंने उठाया और फिर मैं इसके लिए प्राइवेट बिल लेके आया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जितनी ज़्यादा कमाई होती है और यहाँ विकास पूरा नहीं हो पाता, वो पूरे यूपी में फैल जाता है। अलग प्रदेश बने, चाहे हरित प्रदेश बने, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश बने, चाहे एनसीआर का हिस्सा बने, बहुत महत्वपूर्ण प्राइवेट बिल था, पर चर्चा नहीं हो पाई। और इसके अलावा हम बता दें कि राज्यसभा के एजेंडे में भी आज गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नज़र राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद पी विल्सन संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 16 का संशोधन पेश करने वाले हैं। सांसद हरनाथ सिंह यादव उपासना स्थल विशेष उपबंध निरसन विधेयक 2022 पेश करेंगे। साथ ही वो वक्फ निरसन विधेयक 2022 भी पेश करने वाले हैं। सांसद किरण कडारी लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। साथ ही वो 2 और प्राइवेट मेंबर विधेयक भी पेश करेंगे। सांसद बिनोय बिस्म मानव बलि और अंधविश्वास पर आधारित अन्य प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक 2022 पेश करने वाले हैं।
सांसद राजीव शुक्ला संविधान संशोधन विधेयक 2022 8वीं अनुसूची का संशोधन पेश करने वाले हैं। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि निजी विधेयक का दिन है और हमारी यहाँ पर चर्चा भी चल रही है माननीय सांसदों से, उनका भी ये मानना है और उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कई बार निजी विधेयक सदन के भीतर रखे हैं, लेकिन उसका सिला बहुत कुछ निकल नहीं पाता। क्या आपके जहन में भी है कि कुछ ऐसे निजी विधेयक जो आगे चलकर एक नज़ीर बने हों? निश्चित तौर पे ऐसे कई नज़ीर हैं, देखिए प्रतिबिंब, लेकिन सबसे जो अहम बात यह है कि निजी विधेयकों की महत्ता जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बिल पास होता है या नहीं पास होता है, उसकी महत्ता इस रूप में है कि एक तरीके का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है और इसे कह सकते हैं कि जो सदन में आने वाले बिल के पहले इस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है कई बार। और मुझे कई सांसदों ने बताया पिछले दिनों, जैसे एक बार राकेश सिन्हा ने एक बिल लाया था कॉमन सिविल कोड के लिए, उसके अलावा आज जो हरनाथ सिंह यादव का बिल है, इसी में मुझे कांग्रेस के कुछ या विपक्ष के अन्य दलों के कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि अगर ये आएगा तो हम जरूर सदन में रहेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए है और सदन में रह के अपनी बात कहेंगे, क्योंकि ये एक तरफा चला जाता है। तो निजी विधेयकों के समय जो ऐसा भी होता है कि सांसद अपने भी कह सकते हैं कि अपने संबंधों में अन्य सांसदों के साथ जो नज़दीकी है उसके आधार पर भी उन्हें रोकने के लिए कहते हैं। और उसके अलावा पार्टियां भी यह तय करती है कि अगर ये निजी विधेयक है तो इसको चलने दिया जाए, लेकिन हम भी अपनी बात कहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है और आज जो हरनाथ सिंह यादव का इंट्रोडक्शन के लिए है, कह सकते हैं कि एक तरीके से विवादास्पद भी है, क्योंकि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं उनकी यथास्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए, मात्र एक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मसले पे तो इनका ये कहना है कि यह जो अधिकार है, सिविल राइट्स है, इसका उल्लंघन है और जो इंक्रोचर जो आए थे बाहर से उन इंक्रोचर को लेजिटिमाइज करना है। तो एक अहम ब्रेन स्टॉर्मिंग इस पे होगी अगर चर्चा में भाग लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का या लेफ्ट पार्टीज का, समाजवादी पार्टी का, इनकी अलग धारणा है कि एक विवाद को खत्म करने के लिए ऐसा बिल बनाया गया था 1991 में, लेकिन अब उस बिल को फिर से चैलेंज किया जा रहा है। जी तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, आपने न केवल जानकारी उपलब्ध करवाई बल्कि हमें और दर्शकों को अपडेट भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम बता दें कि इसके अलावा भी सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सांसद डॉक्टर वी शिवादासन संविधान के अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद अनिल देसाई संविधान संशोधन विधेयक 2022 नए अनुच्छेद 47 क का अंतःस्थापन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद सुजीत कुमार नेट जीरो उत्सर्जन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद सरोज पांडे भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। सांसद सुखेंदु शेखर रॉय जमानत विधेयक 2017 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद संतोष कुमार पी भारतीय रिजर्व बैंक विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। कार्तिकेय जी, ये निजी विधेयक को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है आपका, लेकिन जितनी चर्चा हुई, जो हमारे सहयोगी ने बताया और जो मलूक जी ने यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके आधार पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि एक मौका होता है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का और उसके ऊपर विमर्श करने का। चाहे वो विधेयक के तौर पर वो ऑपोजिशन के लोग जो उससे सहमत ना हो, वो अपनी बात क्या करना चाहते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, एक उस विषय को चर्चा में लाने का और उसके हर एंगल को देखने का, हर दृष्टिकोण को देखने का, और अगर ये बात अच्छी रहेगी या लगेगी तो उसको आगे बढ़ने का भी ऐसा प्रेसिडेंस है। तो मेरा मानना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन आप अपनी बात रख सकते हैं और लोगों के समक्ष रख सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा अपनी बात को चर्चा करने के लायक लाना है। और इसलिए हमारे को इस दिन को भी महत्वपूर्णता कम नहीं करनी चाहिए। एक तरीका है अपनी बात को रखने का सदन के पटल पर, जी। चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे वो सरकार की बात हो। जी, और आशा और उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं आज दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन मलूक जी आपने और कार्तिकेय जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग और महिला और बाल विकास मंत्रालय से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सुधीर गुप्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एम्स जैसे संस्थान से जुड़ा सवाल पूछने वाली हैं। सांसद TR बालू विदेश मंत्रालय से G20 शिखर सम्मेलन के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजे निबंलकर रक्षा मंत्रालय से भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद CP जोशी महिला और बाल विकास मंत्रालय से पोषण अभियान से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद रवि किशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सक रोगी अनुपात से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद रंजीता कोली आयुष मंत्रालय से नई आयुष नीति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद क्वीन ओझा महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद CN अन्नादुरई रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय विधि और न्याय मंत्रालय से कॉलेजियम प्रणाली में सुधार से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद रवनीत सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मानसिक स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद जयदेव गला रक्षा मंत्रालय से प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत सहायता प्रदत्त उद्योग से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से बिहार में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद लॉकेट चटर्जी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद हनुमान बेनीवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एम्स के लिए सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुनील कुमार मंडल पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से फेरी सेवा के विकास से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले। सांसद M बदरुद्दीन अजमल आयुष मंत्रालय से आयुष चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले। सांसद राजीव रंजन लल्लन सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से नकली दवाओं से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में योजनाओं से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद संजय सदाशिवराव मांडलिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जंक फास्ट फूड के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। के मुरलीधरन विधि और न्याय मंत्रालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग और रेल मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद राजेंद्र गहलोत रेल मंत्रालय से पुष्कर से मेड़ता रोड रेल लाइन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुमित्रा बाल्मीकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से निर्यात की मात्रा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद M षणमुगम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से साइबर हमलों को रोकने के उपाय से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद अबीर रंजन बिस्वास रेल मंत्रालय से प्रीमियम ट्रेनों के स्थान पर वंदे भारत ट्रेनें चलाए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। डॉक्टर CM रमेश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से PM किसान योजना को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद तिरुचि शिवा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले। सांसद बिनोय बिस्वम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सरकारी वेबसाइटों की हैकिंग और डेटा की चोरी होने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद जग्गेश
भारी उद्योग से स्थानीय डिजाइनिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की योजना से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अमरूद और मौसमी की भरपूर फसल से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद एस कल्याण सुंदरम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से भारत द्वारा खाद्य तेलों की आयात से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद जवाहर सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से NFSA और PMGKAY के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद संजय राउत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से ICAR द्वारा HYV बीजों के विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद नीरज डांगी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पशु चिकित्सकों की कमी से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।